पोर्टर्स डायमंड के अंदर हम स्पेसिफिकली किसी मुल्क को स्टडी करते हैं इस एतबार से कि उस मुल्क को कितनी नेशनल कंपेरेटिव एडवांटेज किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हासिल है, कुछ चीज़ें जिसकी वजह से यूरोप मशहूर है, कुछ चीज़ें उसकी वजह से जो है वो यूएस मशहूर है, यूके मशहूर है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे इलाके मशहूर हैं, यूएई गल्फ़ का रीजन मशहूर है। ये जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो प्रोमिनेंट हैं, फेमस हैं, या उनका वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट दुनिया भर में पसंद किया जाता है, ये हम पोर्टर्स डायमंड में पढ़ते हैं। पोर्टर्स डायमंड में इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्यों एक पर्टिकुलर कंट्री किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। इन टोटल कुल मिला के 4 बड़े फैक्टर्स हैं जिसको पोर्टर्स डायमंड में आइडेंटिफाई किया गया है और एक डायमंड की शेप में इनको लिंक किया गया है चारों को आपस में। 4 बड़े फैक्टर्स हैं। पहले हम इनका छोटा छोटा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम समझते हैं कि इनकी डिटेल्स क्या हैं, इनके अंदर इन डेप्थ कौन सी बातें जो है वो शामिल होती हैं। इन 4 चीज़ों में क्या क्या आ जाता है? इन 4 चीज़ों में सबसे पहले आ जाता है डिमांड कंडीशन। डिमांड कंडीशन का मतलब कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या वो पर्टिकुलर सर्विस या वो पर्टिकुलर नीश जिसमें वो मुल्क मशहूर है, जिसमें उसके पास कंपेरेटिव एडवांटेज हासिल है, क्या उसकी डिमांड भी है या नहीं दुनिया भर में, या उनके लोकल कंट्री में क्या उस चीज़ की डिमांड है, क्या उसको पसंद किया जाता है, क्या उसके लिए लोग जो है वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, क्या लोगों को उस चीज़ की जो है वो ज़रूरत है। अब जैसे जिस टाइम पे कराची का नाम कुलाची हुआ करता था और बिल्कुल आप साउथ ईस्ट जो है वो इंडो पाक वाले टाइम पर चले जाएं, सब कॉन्टिनेंट रीजन जब ये था, ये रीजन अपने मसालों की, स्पाइसेस की ट्रेड की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर आना हुआ और वो सारा ट्रेड वगैरह का मामला और बिजनेस का मामला उन्होंने अपने कंट्रोल में किया। लेकिन दिस रीजन एट दैट टाइम, दिस इंडो पाक रीजन, दिस सब कॉन्टिनेंट रीजन वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 26% ऑफ द ग्लोबल GDP। आज हम दुनिया का 4% या 5% GDP कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इस खित्ते से, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा से हम जो है वो इसी तरह के सुस्त और जो है वो काहिल किस्म के लोग थे। 26% दुनिया का GDP हम वहाँ पे जो है वो दुनिया भर में हम कंट्रीब्यूट करते थे विद दिस रीजन। तो उस टाइम पे स्पाइसेस वगैरह वो सारी चीज़ें बहुत मशहूर थी, आज भी मशहूर है। आज भी इन इलाकों को, इन चीज़ों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और यहाँ से दुनिया भर में चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं। तो जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, सबसे पहले क्या उसकी डिमांड मौजूद है, क्या लोग उसके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं या नहीं, लोगों को उसकी ज़रूरत है या नहीं। और किसी भी बिजनेस की बेसिक वायबिलिटी, किसी भी बिजनेस की बिल्कुल बेसिक वायबिलिटी उसकी डिमांड कंडीशन से शुरू होती है। डिमांड कंडीशन के बाद हमारे पास बात आ जाती है फैक्टर कंडीशंस की। फैक्टर कंडीशंस का मतलब यह है कि उस काम को करने की मशीनरी, उसका लेबर, लैंड, कैपिटल, क्या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। आप अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे गाड़ियों की एग्जांपल ले लें, तो क्या आपके पास वो पर्टिकुलर इंजीनियर, वो प्लांट, वो टेक्नोलॉजी, उतना कैपिटल, उतना ज़मीनी हिस्सा, ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। नंबर 2, ये नहीं होंगी तो वो फैक्ट्री नहीं लग सकती, वो इंडस्ट्री नहीं लग सकती, वो कंपनी नहीं बन सकती। नंबर 3 पे आ जाता है रिलेटेड एंड सपोर्टेड इंडस्ट्रीज। यानी एक तो चलो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो कंपनी बना रही है, जैसे मिसाल के तौर पे किसी मुल्क का जूस बहुत मशहूर है, जूसेस बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन जूसेस के साथ साथ एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री भी होनी चाहिए। भाई ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री अगर नहीं होगी तो जो फ्रूट्स हैं, रॉ मटेरियल है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचेगा। बिजली फराहम होनी चाहिए। कोई मुल्क, फॉर एग्जांपल अगर कोई मुल्क टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है तो वहाँ इंटरनेट तो लाजमी है, वो एक रिलेटेड इंडस्ट्री है। अगर इंटरनेट ही वहाँ अच्छा नहीं होगा तो वो ग्रोथ नहीं कर सकता, वो बूम नहीं कर सकता। इंडिया के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को आज अगर आप स्टडी करें तो उसमें बहुत सारे राइटर्स ये बेसिक चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पे इंटरनेट की फराहमी बहुत अच्छे तरीके से दी गई। इंटरनेट आया तो इंटरनेट रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है वो काम कर पाई। तो तीसरी बात वहाँ पे ये आ जाती है कि आपकी फैक्टर कंडीशंस के बाद आपकी जो है वो रिलेटेड और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जो इनेबल करें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को। जैसे आप अगर कहते हैं किसी मुल्क का ई-कॉमर्स बहुत अच्छा है तो इंटरनेट का होना, पढ़े लिखे लोगों का वहाँ पर होना, एक पढ़े लिखे निज़ाम का वहाँ पर होना, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह मौजूद हों या स्किल बेस्ड कोर्स कराने वाले जैसे आज़ाद चाय वाला जैसे लोग हों, इस तरह के लोग अगर वहाँ पर मौजूद हैं, इस तरीके का एक इकोसिस्टम बना हुआ है, तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री या प्रोडक्ट जो है वो फ्लरिश कर पाएगा। अगर वो नहीं कर सकता फ्लरिश तो फिर वहाँ पर एक नेशनल कंपेरेटिव एडवांटेज जो है वो आप हासिल नहीं कर सकते। फिर आ जाती है आखिर में बात फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। यानी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जिसमें आप कंपेरेटिव एडवांटेज हासिल करने की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, उस मुल्क में, उस कंट्री में कितने लोग ऑपरेट करते हैं, क्या कंपटीशन है, नहीं है, लोग आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपस में वो किस तरीके से जो है वो चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कितनी राइवलरी है, कितना कंपटीशन है,
क्या वहाँ पे अनलिस्टेड लिस्टेड कंपनीज होती हैं? क्या वहाँ पे ज़्यादा कंपेटिटर्स होते हैं, ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं? सर कंपटीशन होना क्यों ज़रूरी है? कंपटीशन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो एक कंपनी को देख दूसरी कंपनी कुछ बेहतर करने की कोशिश करती है, तीसरी कुछ उससे और अच्छा करने की कोशिश करती है, चौथी कुछ और अच्छा करने की कोशिश करती है। आखिर जाके रिजल्ट ये निकलता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री इंप्रूव हो जाती है, ओवरऑल प्रोडक्ट इंप्रूव हो जाता है, ओवरऑल चीज़ें जो है वो चीज़ें इसको लेकर जो है वो आगे बढ़ जाती हैं। इस वजह से आप एक नेशनल कंपेरेटिव एडवांटेज की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर के जो आईटी के शेयर्ड सर्विस सेंटर्स हैं, टेक्नोलॉजी के शेयर्ड सर्विस सेंटर्स हैं, यानी अगर मिसाल के तौर पे कोई टेक कंपनी ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट कर रही है तो हाईली लाइकली कि उनकी जो बैक एंड टीम है, डेवलपमेंट टीम है, डिज़ाइन की टीम है, वो इंडिया में बैठी हुई होगी। क्यों भाई? बहुत ज़्यादा मशहूर है इंडिया इन चीज़ों में। आउटसोर्सिंग के अंदर इस तरह की सर्विसेज के अंदर, बैक ऑफिसेस के अंदर बहुत बंदा है वहाँ पर। तो सर ऐसे क्या जो है वो कंडीशंस वहाँ पर आ गई? अभी एक प्रॉपर केस स्टडी है। इतनी सारी फर्म्स इस तरह की सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड कर रही हैं, बैक ऑफिसेस मेंटेन करके बैठी हुई हैं कि एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, क्वालिटी इंप्रूव होती चली गई। तो स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, राइवलरी के अंदर ये आता है कितना कंपटीशन है, कैसा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, कंपनीज किस तरीके से बनी हुई हैं, कैसे आपस में जो है वो कॉम्पीट कर रही हैं। ये चारों चीज़ें यानी कि डिमांड कंडीशंस, उस चीज़ की डिमांड होना, फैक्टर कंडीशंस, नेसेसरी लैंड, लेबर, कैपिटल, ये चीज़ें मौजूद होना, रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो उसको सपोर्ट कर रही हैं, जो उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है, उनका वहाँ पर होना, और फिर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और कंपटीशन होना। ये चार चीज़ें अगर आप किसी मुल्क के हवाले से अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर उस मुल्क को नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज क्यों हासिल है।